नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। आज की बहस किसी आस्था पर नहीं, एक संगठित साजिश पर है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जो अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। जो तस्वीर जांच में उभरकर सामने आई है, वो डराने वाली है। यह किसी एक गांव की नहीं, किसी एक चर्च की नहीं, या किसी एक प्रार्थना सभा की कहानी नहीं है। यह एक पूरे प्रदेश में फैला एक कन्वर्जन का नेटवर्क है, जहां धर्म नहीं, इंसान टारगेट थे। जी हां, आप भी हैरान हो गए होंगे। यहां पर धर्म को नहीं, बल्कि इंसानों को टारगेट किया जाता था। लोगों को पहचाना गया, जोड़ा गया, ट्रेनिंग दी गई और फिर एक तय एजेंडे के तहत आगे बढ़ाया गया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस नेटवर्क का फोकस समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर था, यानी अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएं, भिखारी और सड़क पर रहने वाले लोग। पुलिस के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी डेविड चाको के पास थी और राजनांदगांव के धर्मापुर गांव में बना आश्रम और चर्च इसका ऑपरेशन बेस था, जहां से यह डिजिटल मॉनिटरिंग और पूरे प्रदेश में गतिविधियों की प्लानिंग करता था। अब आपको समझाते हैं कि प्लानिंग होती कैसी थी, कन्वर्जन कांड किस तरीके से छत्तीसगढ़ में फैल रहा था, जिसको छत्तीसगढ़ की पुलिस ने पूरी तरीके से बेनकाब किया। पहले आपको एलईडी ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या था, कैसे चला यह पूरा कन्वर्जन का खेल। देखिए, कन्वर्जन का जो माइक्रो प्लान था, किस तरीके से कन्वर्ट कराया जाता था, वो समझिए। पूरे नेटवर्क का गांव-गांव में माइक्रो प्लान था, यानी छोटे स्तर पर इसकी प्लानिंग की गई थी, ताकि प्लानिंग पूरी तरीके से सटीक बैठे। नेटवर्क के पास हर गांव का माइक्रो प्लान डेटा था, यानी उस गांव में कितने परिवार रहते हैं, किस परिवार का मुखिया कौन है, वहां पर सबसे पिछड़ा हुआ परिवार कौन सा है, ये सारी जो जानकारी थी वो उस प्लान में होती थी। गांव की कुल आबादी का 10% कन्वर्जन को लक्ष्य रखा गया था। मान लीजिए कि किसी गांव की आबादी 2000 है, मान लीजिए, चलिए अब ग्राफिक्स पे भी आ गया कि 2500 वाली आबादी है, तो 250 लोगों का कन्वर्जन का लक्ष्य रखा गया था। यानी 250 लोगों को कन्वर्ट कराना था, यह लक्ष्य रखा गया था। केवल 10% को यहां पर बहुत तरीके से, बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया गया था, ताकि किसी को शक ना हो। अगर हम 10% को कन्वर्ट करते हैं तो शक नहीं जाएगा, इसीलिए बहुत ही प्लानिंग के तरीके से इस पूरे नेटवर्क ने इसको अंजाम दिया। यानी 10% की जो आबादी थी उसको टारगेट किया गया और उस पर लगातार काम किया गया। अब जानकारी के आधार पर जो एक्शन प्लान था वो तैयार किया जाता था। अब यह एक्शन प्लान क्या था, यह समझिए आप। यह एक्शन प्लान यह था कि इस गांव में स्थानीय भाषा क्या बोली जाती है, यानी गांव के लोग आम बोलचाल में किस तरीके की भाषा या फिर बोली का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इलाके के प्रचारक की पहचान और संपर्क के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाती है। मान लीजिए कि उस गांव में 2500 लोग हैं, अगर किसी को प्रचारक या संपर्क करने के लिए रखा गया तो क्या वो गांव के सभी परिवारों को जानता है या नहीं, कौन व्यक्ति कितने लोगों तक पहुंच सकता है। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, तो उसकी पहुंच 2500 गांवों में के लोग हैं, 2500 घर हैं, तो कितने घरों तक उसकी पहुंच थी। घर में फैसले लेने वाला व्यक्ति कौन है, यानी घर का मुखिया कौन है, क्या मुखिया को तोड़ा जा सकता है, क्या अगर मुखिया को कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो मान लीजिए उस घर में 5 लोग हैं, पांचों कन्वर्ट हो जाएंगे। गांव में विधवा कौन है, अनाथ बच्चों की संख्या क्या है, इस पर विशेष तौर पर फोकस किया जाता था। यानी विधवा, अनाथ बच्चों या फिर समाज से कटे हुए लोगों को आसानी से उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सकता था, लालच के जरिए, प्रलोभन के जरिए, पैसों के जरिए। यह पूरी तरीके से इसकी प्लानिंग जो थी वो तैयार कर ली गई थी और उसी प्लानिंग पर काम किया जा रहा था, कन्वर्ट कराया जा रहा था। अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा जो सिस्टम है वो खड़ा किया गया था। नेटवर्क मार्केटिंग आप लोग जानते हैं किस तरीके से काम करता है, यानी अपने नीचे आपको 2 से 3 लोगों को जोड़ना है।
ठीक उसी तरह जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है, उसी तरीके से एक सिस्टम का इजाद किया गया। लोगों को जोड़ने के लिए टारगेट तय किए जाते थे, यानी टारगेट को चुन लिया जाता था, ए बी सी डी ई, इन टारगेट्स को चुन लिया जाता था। ए बी सी डी ई ये सांकेतिक है, दरअसल ये सारे नाम हैं। टारगेट पूरा करने पर प्रमोशन दिया जाता था। मान लीजिए किसी को जिम्मेदारी दी गई है ये कहते हुए कि आपको इन 10% लोगों को कन्वर्ट करना है। अगर वो कन्वर्ट करने में सफल हो जाता था तो फिर उसे प्रमोट किया जाता था। लोगों को जोड़ने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल को तैयार किया गया था, यानी किस तरीके से लोगों को कन्वर्ट किया जाएगा, इसको लेकर बाकायदा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जो था उसे तैयार किया गया था। प्रमोशन के लिए बायोडाटा भरकर जमा किया जाता था, यानी जो भी लोग वहां पर शामिल होते थे, इस गैंग के सदस्य बनते थे, वहां पर अपना बायोडाटा भी उनको देना पड़ता था, जिसमें उन्हें यह बताना पड़ता था कि कितने लोगों को उन्होंने अभी तक कन्वर्ट कराया है। ये सारी चीजें उनको अपने बायोडाटा में डालनी पड़ती थी। यानी इस नेटवर्किंग मार्केटिंग सिस्टम जैसे एक सिस्टम को इजाद किया गया और इस मॉड्यूल के तहत लोगों को कन्वर्ट किया गया। अब एक सवाल आपके मन में होगा कि आखिर ये कमजोर वर्गों को टारगेट क्यों करते थे। देखिए, नाबालिग यानी 18 साल से कम के बच्चे, कमजोर वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अनाथ बच्चे जो सड़कों पर अक्सर आपको भीख मांगते हुए नजर आएंगे, बच्चियां, भिखारी, फुटपाथ पर रहने वाले लोग, यानी जिनके अपने घर नहीं थे, वो सबसे आसान टारगेट थे। इसके अलावा वो महिलाएं जिनका सुहाग उजड़ गया हो, यानी विधवा महिलाएं, इन सभी को ये टारगेट करते थे और उसके बाद अब उनको कन्वर्ट कराने का एक पूरा गोरख धंधा जो था वो चल रहा था। और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है डेविड चाको। अब आप जानना और समझना चाहते होंगे कि ये आखिर डेविड चाको कौन है। तो देखिए, पूरे कन्वर्जन नेटवर्क को ये ऑपरेट करता था। जो पुलिस की जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पूरे कन्वर्जन नेटवर्क को ऑपरेट करता था डेविड चाको, और इसी के आदेश पर यह नेटवर्किंग का धंधा फल फूल रहा था। केरल के एर्नाकुलम जिले का रहने वाला था। बताया यह भी जाता है कि ये 6 महीने अमेरिका रहता था, 6 महीने इंडिया में रहता था। 2022 में ये छत्तीसगढ़ में आया और उसके बाद वहां पर सबसे पहले उसने किराए के घर में शरण ली और उसके बाद से उसने अपने एजेंडे को प्रसारित करना शुरू किया। कई सालों से वो राजनांदगांव में रह रहा था, यानी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कई सालों से वो रह रहा था। शुरुआत में किराए का घर था, बाद में इसने अपना वहां पर घर बनवा लिया। यहीं से उसकी गतिविधियां जो थी वो संचालित करता था, यानी राजनांदगांव को उसने हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया और वहीं से अपनी गतिविधियों को, यानी कन्वर्जन की जो गतिविधियां थी उनको वो चालू करता था। 6 महीने भारत में तो 6 महीने ये यूएस में रहता था। इसकी जांच अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है कि ये आखिर 6 महीनों जब ये अमेरिका जाता था तो किन के संपर्कों में रहता था, किस तरीके की बातें करता था, किन लोगों से वो मिलता था। चलिए अब आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। जानकारियां यहाँ जो धर्मांतरण हो रहा है इसकी जानकारियां निश्चित रूप से यहीं के लोकेलाइट के द्वारा ही संगठन तक पहुंचती है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश में धर्मांतरण के विरुद्ध जमीनी कार्य करता है। इसी विषय में जब हमारे पास शिकायत आई तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, साथ ही पदाधिकारियों ने, हिंदू समाज के सभी प्रमुख घटकों ने यह तय किया कि हम यहाँ आकर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारा ही ये बल था कि यहाँ प्रशासन कार्रवाई को मजबूर हुआ है। प्रशासन ने हमसे समय मांगा है शाम तक कि वो 12 बच्चे जो यहाँ है वो कहाँ से आए हैं और हो सकता है और इनकी कितनी संख्या है इस बारे में डिटेल ली जाए। ये कौन से वैध या अवैध तरीके से यहाँ लाए गए हैं उसकी जानकारी ली जा रही है। और हमने एक बात और प्रशासन को चेताते हुए कहा है कि ऐसा कौन सा अर्थ इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, कहां से अर्थ आ रहा है जिसके कारण ये लोभ और लालच का कुचक्र धर्मांतरण यहाँ चलाया जा रहा है।
धर्मापूर्ण धर्मांतरण का जो विषय था उस संबंध में एफआईआर दर्ज करके जो जांच आगे बढ़ाई थी उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण डिजिटल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिसको देख करके उनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है और कौन कौन लोग इसमें सक्रिय थे उसके बारे में पता चला है। बेसिकली ये लोग राजनांदगांव को सेफ हेवन के रूप में यूज़ कर रहे थे और मोस्टली अन्य ज़िलों में इनके ऑपरेशंस जहाँ पे वो पॉपुलेशन जिनको वो टारगेट करना चाहते हैं अगर वो थी तो उस जगह में इनकी पैठ ज़्यादा थी। और इस संबंध में जो भी ग्रास रूट के इनके लोग जो इस विषय में लगे हुए थे प्रलोभन या भय के माध्यम से, तो उनकी पूरी सूची पुलिस को मिल गई है। साथ ही इसमें आने वाले समय के लिए इनके जो टारगेट्स हुआ करते थे उसके बारे में भी हमको एक कंप्लीट एविडेंस मिला है। धर्मापुर के घर में काफी दिनों से भोले भाले गांव वालों को और शहरवासियों को गुमराह करके धर्म प्रार्थना सभा लगाया जा रहा है, जिसमें कोई चाकू करके व्यक्ति है, वो 6 महीने राजनांदगांव में रहता है बोलता चल रहा है और 6 महीने यूएस में कहीं रह रहा है और वो आता है और यहाँ पर धर्मांतरण का खेल कर रहा है। इसकी जानकारी हमको काफी दिनों से मिल रही थी और कल सोशल मीडिया में भी काफी ये वायरल हुआ। इस बात की जानकारी को लेते हुए आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ समग्र हिंदू समाज उपस्थित हुआ है, साथ में ग्रामवासी भी उपस्थित हुए। उनको भी काफी आपत्ति है कि यहाँ पर नए नए लोग आते रहते हैं और कुछ भोले भाले लोगों को यहाँ बच्चों को यहाँ पर रखा भी गया है और इस चीज की जानकारी हमको मिली है। प्रशासन में से हमने अपना बात रखा है, प्रशासन हमसे कुछ समय दिए हैं प्रशासन। आपने बयानों को सुना, अब आपको आज के डिबेट के सवाल दिखा रहे हैं जिन सवालों पर हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। प्राइम टाइम प्रहार का पहला सवाल, धार्मिक स्वतंत्रता पर संगठित धर्मांतरण नेटवर्क का यह पूरा मामला है क्या? क्या वाकई ऐसा कुछ निकलकर सामने आ रहा है जो बताया जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या यह नेटवर्क राज्य के बाहर से ऑपरेट हो रहा था, यानी फंडिंग कहीं और से आ रही थी? क्या इस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था क्या? और तीसरा सवाल, अगर सब कुछ वैध या तय तरीके से था तो फिर गुप्त तरीके से काम क्यों किया जा रहा था? क्यों गुपचुप तौर पर इस कन्वर्जन के रैकेट जो था वो फल और फूल रहा था? ये 3 बड़े सवाल हैं जिन पर हम मेहमानों के साथ चर्चा करते हैं। अब आपको सीधे मेहमानों से रूबरू करा देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। सीधे मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे साथ 5 खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। हमारे साथ मिनी पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हैं। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ वंदना राजपूत जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस की। और हमारे साथ शुभम वर्मा जी हैं, स्टेट हेड हैं छत्तीसगढ़ के। आप सभी का स्वागत है HNN न्यूज पर। लेकिन शुभम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब जरा ये बताइए कि ये जो आश्रम और चर्च था जिसको लेकर अब जांच शुरू हो गई है, इनकी दैनिक गतिविधि क्या होती थी? किस तरीके से ऑपरेट किया जाता था? किस तरीके से वहां पर काम चलता था? शुभम जी, ये राजनांदगांव से 9 किलोमीटर दूर एक गांव है, धर्मापुरा नाम के गांव है, जहां पता चला ग्रामीणों को पता चला कि यहाँ नाबालिग बच्चे यहाँ रहते हैं, उसके बारे में जानकारी उनको नहीं है। तो शिकायत मिली, ऐसा शिकायत मिली, उसका यह पता चला कि वहाँ डेविड चाकू नाम का जो एक व्यक्ति है उस आश्रम को संचालित करता है। तो फिर जहाँ भी पुलिस द्वारा यहाँ रेड पड़ी गई, रेड पता ये चला गया है कि इसमें 200 घरों को धर्मांतरण करने की तैयारी था इन लोगों का। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में चर्च खोलने की भी साजिश था। डेविड चाकू का भी हिरासत में लिया गया है और साथ में वहाँ विदेशी फंडिंग, संदिग्ध प्रशिक्षण मॉडल और पाल जैसे नेम कोड भी मिले हैं। और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का संगठित नेटवर्क होता था इन लोगों का। जांच पाया गया कि मुख्य आरोपी डेविड चाकू अमेरिका में पढ़ाने का काम करता था। आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ये लोग प्रोजेक्टर लगाकर ब्रेन वॉश करते थे। छापेमारी के दौरान आश्रम से सोलर आधारित प्रोजेक्टर जब्त किया गया है, जिनकी कीमत हजारों डॉलर में है। इन प्रोजेक्टरों का इस्तेमाल विशेष रूप से उन दुरुस्त वनांचल ग्रामीणों में किया जाता था जहां बिजली ही नहीं रहती थी। पुलिस के मुताबिक भारी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किया है। इसमें लैपटॉप, टैबलेट, आईफोन, आईपैड, प्रीमियर मोबाइल फोन, धर्मांतरण के संबंधित डिजिटल दस्तावेज, प्रेजेंटेशन सामग्री, महत्वपूर्ण रजिस्टर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, डिजिटल प्रेजेंटेशन दिखाकर लोगों को ब्रेन वॉश किया करता था। नहीं, लेकिन शुभम, एक सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ चल रहा था, इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया गया था, इसकी भनक वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं हुई? वहां पर पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी?
जी, ये तो नाम छुपाकर पहले ये नाम बदल के रहता था शुरू में ही। बाद में जब लोगों को शक हुआ कि यहाँ बच्चे लोग आना जाना करते थे, कुछ गरीब लोग आना जाना शुरू किए, तो भनक हुई गांव लोग, तो गांव वालों ने शिकायत किया, तब ये जाके इतना बड़ा खुलासा हुआ है। नहीं, गांव वालों ने शिकायत की तो वहां पर जो लोग मिलने आते होंगे चाको से, उनके हाव भाव कैसे रहते थे? क्या पुलिस को कभी इस बारे में कोई शक नहीं हुआ क्या? जी, मिलने तो बहुत कम आते, लेकिन ये हाईटेक तरीके से करते थे। ऑनलाइन है, प्रोजेक्टर के थ्रू है, ये जो काम है ये धर्मांतरण के थ्रू हाईटेक तरीके से करते थे। आना जाना हम लोगों को कम था। आना जाना कम था। ऋषि के पास चलूंगा। ऋषि मिश्रा है, वीएचपी के प्रदेश प्रवक्ता है। ऋषि जी, ये धर्मांतरण का रैकेट जो था, ये फल रहा था, फूल रहा था और एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर लिया गया था। सवाल ये उठता है कि ये चाकू का एक चेहरा तो सामने आ गया, लेकिन चेहरे के पीछे कितने चेहरे हैं? जी देखेंगे, निश्चित तौर पे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लगातार धर्मांतरण को लेकर आवाज उठाता है और कई जिलों पे, कई स्थानों पे प्रदर्शन भी इनको लेके, थाना घेराव का भी कई स्थानों पे हुआ है, पर उसको लेके कभी भी इस पे शोर शराबा नहीं। हमेशा बजरंग दल को गुंडा नाम ही दिया गया। धर्म को बचाने के लिए हमेशा निरंतर हम कहते थे कि धर्मांतरण होता था। ये तो एक छोटा सा राजनांदगांव में पकड़ा है। अभी छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि बस्तर में जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर एक चरण तक पहुंच चुके हैं, चाहे वो जसपुर हो, आज रायपुर की राजधानी भी अछूती नहीं है। रायपुर से लगे हुए जितने भी गांव हैं, सभी गांव में प्रार्थना के नाम पे हिंदू समाज को वहां पे बहला फुसला के और गरीब तबके के लोगों को, अशिक्षित लोगों को ये बुला के वहां पे धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं। वहां का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है और जरूरत पूरा करने के बाद उनसे धर्म परिवर्तन की बात जब उनके घेरे में आ जाते हैं तो धर्म परिवर्तन की बातें करते हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है। सरकार से बार बार इस चीज पे हम लोग ने आग्रह किया है कि इस पे जल्द से जल्द, ठीक है, आपने बड़ा चूंकि कानून सरकार आना का चाहिए। जिक्र किया, मिनी पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। मिनी जी, आपने शुभम जी को सुना, ऋषि मिश्रा जी को सुना, इसके अलावा हमारे सहयोगी शुभम को भी सुना। सरकार के पास ये शिकायतें जा रही थी, कार्रवाई सरकार ने की है, सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा सिंडिकेट नाक के नीचे तैयार कैसे हो गया? वंदे मातरम सभी को। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण का विषय आ रहा है और जब भी कोई विषय ऐसा आता है, पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करती है और सरकार भी उस पर तुरंत संज्ञान लेती है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में देखिए, प्रार्थना सभा के नाम पर और चंगाई सभा के नाम पर पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं, पर अभी जैसा राजनांदगांव से आया है विषय, अब तो स्पष्ट हो गया है। हम पहले बोलते थे, बजरंग दल पहले बोलता था, विश्व हिंदू परिषद पहले बोलता था कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, पर कभी चंगाई सभा में वो माने ही नहीं कि धर्मांतरण हो रहा है। वो बोलते थे लोग अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पर अभी ये स्पष्ट हो गया है कि जबरिया धर्म परिवर्तन पूरा टारगेट सेट करके किया जा रहा है और पूरा सरकार इस चीज को संज्ञान में ली हुई है, उस पर कार्रवाई नहीं, लेकिन करेगी, आपने जो भी ऋषि दोषी मिश्रा जी होगा। को सुना नहीं। राजनांदगांव तो महज एक उदाहरण है, पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह के रैकेट फैले हुए हैं। डेविड चाको तो महज एक चेहरा है, इस चेहरे के पीछे कई ऐसे किरदार हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे बने हुए हैं, जिन तक अभी जांच एजेंसियां पहुंच नहीं पाई हैं। देखिए, अभी भी जहां से इन लोग की फंडिंग होती थी, अभी कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जहां से भी विदेशी फंडिंग हो रही है, इनको जो फंडिंग हो रही है उस एजेंसियों को सीज किया जाएगा। जहां से इनको विदेशी संस्थाएं जो इनकी मदद कर रही है, उन संस्थाओं पे कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार सरकार सख्त कानून बनाने ठीक में भी लगी हुई है, है। आप कह रही हैं कि कार्रवाई की जाएगी, अगर लोग मुख्यमंत्री कानून साहब बने- ने ऐसा कहा था। शुभम, अब यह बताइएगा कि ऐसी कितनी संस्थाओं पर कार्रवाई हुई है और अब तक सरकार की तरफ से धर्मांतरण जो अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या कुछ किया गया है? शुभम। ये धर्मांतरण तो छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो जगह जगह होता है, ज्यादातर बस्तर में और सरगुजा जैसे दुरुस्त इलाकों में जहाँ सबसे ज्यादा किया जाता है। सरकार बीच बीच में यहाँ छापेमारी करती है और अब देख भी रहे हैं कि डेविड चाको है, इनके जैसे और बहुत सारे जो उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। ठीक है, वंदना जी,
क्या आप भी सहमत हैं क्या मिनी पांडे जी के बयान से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नाक के नीचे धर्मांतरण का खेल चल रहा है और बहुत बड़ी एक विडंबना है कि जो जांच एजेंसी है, खुफिया तंत्र है, उनको पता भी नहीं चलता। मैं तो धन्यवाद देती हूँ आपके मीडिया को कि मीडिया के माध्यम से जब पता चलता है तब जाकर के पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। तो ये जो खुफिया एजेंसी है वो क्या कर रही है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? मीडिया के माध्यम से पता चलने पर कार्रवाई की शुरुआत होती है। सबसे बड़ी बात है कि जो धर्मांतरण है ये एक राष्ट्रीय मामला है और इसको लेकर के हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और केंद्र के सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा था कि इस धर्मांतरण पर आपको जल्द से जल्द कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन इस पर 1 साल से भी अधिक हो गया हाई कोर्ट को कहे हुए, और 1 साल से अधिक होने पर भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कानून नहीं बना। यदि मैं प्रदेश की बात करती हूँ तो विष्णुदेव साय के सरकार ने कहा था कि हम जल्द ही विधेयक लाकर के 60 दिन के अंदर हम नया कानून बना देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लगभग 2 साल पूरा हो गया, लेकिन नया कानून बनाने की बात तो दूर, वो लोग इस पर चर्चा भी नहीं करते और लगातार जो धर्मांतरण है वो बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, राजनांदगांव में जो 12 बच्चे हैं, 12 से अधिक भी बच्चे हो सकते हैं, उसमें नाबालिग बच्चे। सबसे बड़ा सवाल आशीष जी यहाँ पर यह उठता है कि धर्मांतरण हो क्यों रहा है? क्योंकि हम जानते हैं यदि हमारी सरकार मूलभूत सुविधा यदि जनता को देते हैं तो उन लोग किसी के भी लालच में मिनी नहीं पांडे जी इसका जवाब लेकिन दीजिएगा आप प्लीज। देखें, देखिए कांग्रेस ना बताए हमें आज तक यहाँ पे अगर इस तरह के लोगों को संरक्षण मिला है ना तो ये कांग्रेसियों के चलते ही मिला है। आज तक कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन में आकर के कभी खड़ा हुआ है धर्मांतरण के खिलाफ? कभी उन चंगाई सभा में जाकर के देखा है जहाँ पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के लोग आंदोलन करते हैं, जाके वहां पे रोकते हैं? तो कांग्रेस तो सपोर्ट करती है, कांग्रेस तो बढ़ावा देती आई है। छत्तीसगढ़ में आज जितने भी धर्मांतरण के केस आ रहे हैं और मिशनरी यहाँ पे जितना फल फूल रही है ना, उसके पीछे कारण कांग्रेस ही है। इन्हीं के समर्थन में और इनके सपोर्ट के चलते इतना यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और आज भी अगर कानून लाने की कोई बात कर रहा है तो वो भाजपा की सरकार है, आज भी कार्रवाई की कोई बात करता है तो वो भाजपा की सरकार है। कांग्रेस तो समर्थन में खड़ी होती है। कभी आपने ग्राउंड में देखा है किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता को ग्राउंड में देखा? अरे मिनी पांडे जी, लेकिन देखिए ना, नारेबाजी करते हुए जब हमारे भाई बहन धर्मांतरित होते हैं तो ये कांग्रेसी सिर्फ बयानबाजी करते, कभी उनके साथ नहीं खड़े होते, कभी विरोध नहीं करते हैं धर्मांतरण का, कभी मिशनरी का विरोध नहीं करते हैं। आज तक कांग्रेस पार्टी मिशनरी का छत्तीसगढ़ में विरोध नहीं किया। इनके सपोर्ट के चलते इतना धर्मांतरण यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ये तो खुद पूरा विदेशी कांग्रेस को ही आप जानते हो, ये तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। ये तो कभी धर्म और संस्कृति की अरे ये कहां से हिस्ट्री, अरे आप कहां इतिहास पर चली जाती हैं? सवाल तो यह है ना मिनी पांडे जी, सरकार आपकी है, आखिर रोक क्यों नहीं पा रहे हैं आप लोग? देखिए सरकार हमारी है, जिम्मेदारी भी हमारी है। आज अगर सख्त कानून लाने की कोई बात कर रहा है तो भाजपा की सरकार, हमारे गृह मंत्री यहाँ पे है विजय शर्मा जी, उन्होंने तो सख्त कानून की बात की है। और कोई भी ऐसा केस आता है तो कार्रवाई होती है। देखिए अब दोषियों को जेल में डाला जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है और रोकने के अभी आप राजनांदगांव की पुलिस हमारी उनका भी बयान आपने सुना है कि सख्त कार्रवाई होगी। जो भी इसके पीछे होगा, एक एक लोगों को पकड़ करके उनके पूरे नेटवर्क को खोजा जाएगा, जो भी विदेश से उनकी लिंक होंगे उसको पूरा ओपन किया जाएगा। तो भाजपा ये कांग्रेसियों में मत बताएं क्योंकि ये सपोर्ट में खड़े रहे, प्रमोट किए उनको। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, भाजपा की प्रवक्ता मिनी पांडे जी को आपने सुना, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से कार्रवाई हो रही है। क्या वाकई जमीन पर भी वो कार्रवाई देखने को मिल रही है क्या? देखिए जहां पे प्रशासन के द्वारा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ चीजें जो उजागर होती हैं वहीं पे कार्रवाई हो रही है। देखिए जिस तरह से सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें तत्परता से अगर काम करना चाहती है तो सरकार की खुद की एक एलआईबी होती है और एलआईबी को यह पता होता है कि क्रिश्चियनों के द्वारा कहां कहां पे प्रार्थनाएं चली जा रही है, कौन कौन से चर्चों पे हिंदू समाज को बुला के चंगई सभा लगा के हिंदू समाज को ये बरगलाने का और धर्मांतरित करने का जो काम कर रहे हैं, ये सभी चीजें सरकार को पता होती है। और उसके बाद भी अगर इस पे तत्परता से अगर ये काम ना करे
सरकार, तो कहीं ना कहीं सरकार फेलियर इसमें दिखती है। और रही बात कानून की, तो आज 2.5 साल हो गए इस सरकार को सरकार चलाते हुए। 2.5 साल में धर्मांतरण को लेके अभी तक एक भी कानून प्रदेश में नहीं आया। हमेशा यही कहा जाता है कि हमने 17 पेजों का 60 पेजों का हमने मिनी पांडे जी कर लिया है। जवाब दीजिएगा। इस पे अरे हम रुक तो जाइए सरकार ऋषि से भाई, इसी चीज की मिनी बात पांडे जी से बार-बार जवाब ले कर रहे लेने हैं दीजिए ना। कि सरकार मिनी इस पे जी जवाब कानून लाए दीजिएगा। और एलआईबी के द्वारा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सहयोग अब लेके सुन लीजिए ऐसे ऋषि जी, सुन धर्मांतरण लीजिए, करने वाले पादरियों को जवाब ले लेने चिन्हित करें दीजिए और ना। जेल भेजें। मिनी जी जवाब दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के कानून बनाने में उसके तथ्यों को लेकर के सरकार सजग है। और भी अगल बगल अरे के उत्तराखंड बना दिया, निरीक्षण मध्य करके प्रदेश बना दिया, यूपी बना दिया, राजस्थान बना दिया, छत्तीसगढ़ को में बनाने भी में ऐसा धर्मांतरण क्यों? को आप लेके लोग कौन सा कानून रिसर्च कर बनेगा। रही हैं? और यहाँ भी कानून, देखिए छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण को लेकर के सख्त कानून बनाने की तरफ सरकार बढ़ रही है। मैं वही तो और पूछ रहा हूं चाहती कि है ऐसा जल्द से कौन जल्द सा कानून रिसर्च कर आए। रही है सरकार? कितना समय लग रहा है? सरकार अभी तो आप देख ही रहे थे छत्तीसगढ़ में, आप देखिए जितने भी अभी तो घटनाएं ऐसी आ रही है उन सब पे कार्रवाई हो रहा है। जितनी भी घटनाएं आ रही है सब पे कार्रवाई हो रहा है। चेक किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन प्रलोभन के अरे द्वारा हो रहा है, मिनी लालच जी, के द्वारा अभी हो रहा है। आपने ऋषि उनकी- मिश्रा जी को उनकी सुना, जो- वो उनको ये जो कह रहे आरक्षण थे मिलता था, उस कि आरक्षण जो को एलआईयू दबाया जा है रहा यानी खुफिया जो एजेंसी है सरकार की, वो ट्रैक ही नहीं कर पा रही है कि कन्वर्जन का रैकेट किस तरीके से फल फूल रहा है। विश्व हिंदू परिषद या पुलिस को अगर कहीं से जानकारी मिलती है तो उनकी तरफ से कोशिशों के बाद मामला उजागर होता है। देखिए, वहां की पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगी हुई है और पूरे तरीके से जांच कर रही है। आज इतना बड़ा चीज बाहर आई है तो जांच के तहत ही बाहर आई हुई अरे है। मैं वही पूरी- कह रहा हूं पूरी कि चीजों को खंगाला जा रहा है, ये और नहीं रैकेट किया जा इतने रहा है सालों उसका। से चल रहा था, ये फला फूला कैसे? क्या नाक के नीचे हो रहा था, पता ही नहीं चला, कोई भनक नहीं रह गई? देखिए, हम तो बहुत समय से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, पर कांग्रेस आज तक मानी ही नहीं कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है। हम तो अच्छा कब से ठीक कह रहे है हैं कि वंदना जी, प्रलोभन द्वारा हो रहा है। नहीं नहीं, हम अवैध कार्रवाई धर्मांतरण की मांग बात भी हो रही है। करते आए हैं वंदना इसके जी, लिए। क्या आप मानती हैं कि एक विशेष वर्ग को अवैध धर्मांतरण का उन्हें शिकार बनाया जाता है? देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सब मीडिया में देख रहे हैं और लगातार ये जो मामला आ रहा है कि धर्मांतरण का खेल चल रहा है, तो इसमें मानना और नहीं मानना वाली तो कोई बात ही नहीं रही। और रही बात, जब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जब सवाल करेंगे ना, तो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी से बचने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के सर पर डाल देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो सरकार है वो काम कर ही नहीं रही है। यदि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते तो जिम्मेदारी से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देती। दूसरी बात, मैं इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है वो रुकना चाहिए। मेरा यह उद्देश्य है। तो हमको उस पॉइंट पे जाना चाहिए कि धर्मांतरण कैसे हो रहा है। आपको मालूम होगा कि जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उनको या तो अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता है, उनको रोजगार की नहीं मिलता है, तो ये सभी का फायदा उठा करके धर्मांतरण का खेल चलता है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सारी मूलभूत सुविधा देने में असमर्थ है और असफलता का मतलब ये क्या सबसे बड़ा कारण क्या है। जब कांग्रेस का शासन था, सुन लीजिए ना, तो क्या उस समय धर्मांतरण नहीं होता था? क्या तब माना जाए कि कांग्रेस की सरकार धर्मांतरण को रोकने में नाकाम थी? ये बात आप स्वीकार करती हैं? मैं बिल्कुल आपके बातों का हर एक सवाल का जवाब दे रही हूँ, बस 1 मिनट का समय दीजिए। दूसरी बात, विदेशी फंडिंग होती है, करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग छत्तीसगढ़ में आती है, लेकिन जो सीमा पर जो पुलिस शासन प्रशासन लगी वो क्या कर रही है? कैसे आ जाता है करोड़ों का फंडिंग यहाँ छत्तीसगढ़ में, और करोड़ों का फंडिंग ला करके यहाँ पर धर्मांतरण का खेल रहा है। यदि आप पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की बात करेंगे तो आप देख लीजिए, जांच एजेंसी के माध्यम से देख लीजिए, पूर्ववर्ती जो 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल को देख लीजिए। सबसे ज्यादा यदि चर्च बनने का काम यदि हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। और अभी वर्तमान में 2-2.5 साल से देख रहे हैं, यदि सबसे ज्यादा धर्मांतरण का खेल चल रहा है तो भारतीय जनता शुभम पार्टी जी, की सरकार आप तो में ग्राउंड चल पे रहा है। जाते हैं, अब आप ही बताइए चल क्या रहा है? जी, जहां तक अब हम ये आपने अच्छा बात कहा कि अभी तो केंद्र में भाजपा का सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। ऐसा कानून लाना चाहिए, कठोर कानून लाना चाहिए कि ऐसे धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ जो सख्त कानून लाना चाहिए। और रही बात, मैं जाता हूँ
फील्ड में जाते हैं, तो बस्तर में या सरगुजा में जाते हैं, तो गरीब तबके जो आदिवासी है, जिसके पास रोजी रोटी नहीं है, जो पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उन लोगों को टारगेट किया जाता है, जो अरे जिसके पास शुभम कुछ भाई, भी नहीं। ये बताइए ना, तो फिर सरकार किस लिए है? सरकार इसी के लिए तो नहीं है कि जो निचला जो तबका है उसको ऊपर लेके आया जाए। सरकार इसी के लिए तो होती है। इसी के लिए तो हम सरपंच को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, सरकार बनवाते हैं। सरकार यही काम तो करती है ना शुभम भाई। जी जी, आपने सही कहा। सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए। सरकार को निचले स्तर पर जहाँ चाहिए वहाँ रोड बनाना चाहिए, वहाँ विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, तो ऐसा धर्मांतरण रुक जाएगा। ये बड़ा कहना बड़ा आसान है, वैसे बहुत मुश्किल है। ऋषि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, उसका एक उदाहरण दूंगा। दो परिवार हैं एक गांव में, एक क्रिश्चियन है, दोनों हिंदू परिवार है। एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपनाता है। जैसे ही वो परिवार क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपनाता है, उनके बच्चों का स्कूल में यानी मिशनरी स्कूल में एडमिशन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, अच्छे खासे बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं, पैसा मिलने लगता है। दूसरी तरफ जो दूसरा परिवार रहता है वो उसी स्थिति में रहता है। क्या ये एक बड़ी वजह जो है वो निकलकर सामने आ रही है? क्या ऐसी वजह हैं क्या ग्राउंड पर? देखिए, शिक्षा का भाव तो शुरू से हमने कहा है कि शिक्षा का जो विषय है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके ये सभी नीचे स्तर पे उतरते हैं और नीचे स्तर पे पहुंच के वहां पे ढोंग प्रलोभ करके वो किसी ना किसी तरह से हिंदू समाज को कन्वर्जन करने का प्रयत्न करते हैं। जो हिंदू समाज की जरूरत की आवश्यकताएं की जो चीजें होती है उनको पूर्ति करके ये धर्मांतरण करते हैं। आपको अगर ऐसा ही अगर धर्मांतरण करना है तो क्या देश में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा का काम नहीं करते क्या? सेवा का काम हिंदू समाज नहीं करता क्या? हिंदू समाज सेवा के लिए सजग रहता हमेशा। और सेवा के आड़ में लेके हम किसी का अगर धर्म परिवर्तन कराने लगे तो आज भारत देश में सिर्फ हिंदू ही हिंदू होगा और कोई धर्म नहीं होगा। ये चीज इनको सत्य माननी चाहिए। आप अपने धर्म को मानिए, हिंदुओं को कन्वर्जन मत करिए, पहला। दूसरा, मैं बार बार यही इस विषय पर है, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में हमने लगभग 500 से ऊपर आवेदन दिया, किसी पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिस चीज को कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठती है और सरकार बैठने के बाद कुछ स्थानों पे एफआईआर हो रही है, ऐसा इसको मना नहीं किया जा सकता। मगर जिस तरह से सरकार की एलआईबी फेलियर दिख रही है प्रदेश में, ये इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सरकार नहीं, को। इस चीज को सरकार को स्वीकार तो करना पड़ेगा कि देखिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल हो रहा है और सरकार रोक नहीं पा रही है। लेकिन शुभम, एक सवाल मैं आपसे लूंगा। सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। क्या वो योजनाओं का लाभ निचले तबके तक पहुंच नहीं पा रहा है? क्या कोई ऐसे शख्स हैं जो बीच में ही मलाई चट कर जा रहे हैं क्या? कुछ ऐसे जो सरकार में बैठे कुछ ऐसे ऋषि भाई, अधिकारी शुभम जी से सवाल था। शुभम जी। जी जी, भाजपा का सरकार हो चाहे कांग्रेस का सरकार किसी की भी हो, निचले स्तर तक तो विकास तो जा ही रहा है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। इसलिए धर्मांतरण जो खेल चलता है, इसी बढ़ावा जो मिलता है, सिर्फ यही कारण है, सिर्फ विकास का ही कारण है। जो बच्चे को पढ़ने को नहीं मिलता, जो गरीब बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, इलाज के लिए दूर दराज में हॉस्पिटल ही नहीं है, इसीलिए ही ये धर्मांतरण का। मिनी पांडे जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं क्या कि सरकार की योजनाएं हैं? इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, सरकार ने कई योजनाएं निकाली हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र नक्सलाइट बेल्ट था, पूरा वनांचल क्षेत्र था और कई ऐसे गांव थे, कई ऐसे क्षेत्र थे जो पकड़ से बाहर थे, पर अभी नक्सली वहां पे खत्म हुए। उस गांव तक अब हमारे कैंप बन रहे हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य की नक्सली के गांव में मिशनरी चली जा रही है, कन्वर्जन हो जा रहा है और आप कह रही है कि सरकार नहीं पहुंच पा रही है। पर आप देखिए, बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां नक्सलियों के चलते हम नहीं जा पाते थे। अरे तो नक्सली कन्वर्ट थोड़ी ना कराते थे। नहीं तो चीजें, बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचती थी ना, सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी ना वहां तक। आज सरकार पहुंची। अब देखिए, धर्मांतरण शहरी क्षेत्र में पढ़े लिखे अच्छे तबके के लोग भी कर रहे हैं। आप इस चीज को समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से टारगेट करके कर रहे हैं? सिर्फ मैं वही कह रहा हूं कि इतना बड़ा टारगेट का नेटवर्क चल रहा है जिसमें साफ तौर पे उन्होंने तय कर लिया है कि निचले तबकों को, महिलाओं को, विधवा महिलाओं को,
बुजुर्गों को, बच्चों को टारगेट करेंगे, लेकिन उसके देखिए, बावजूद ये सरकार सिर्फ पूरी तरीके से अभाव के अंकुश चलते नहीं लगा पा रही है। नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ वंदना जी अभाव से के जवाब चलते लूंगा। धर्मांतरण ठीक नहीं हो रहा है है। मिनी जी, 30 सेकंड का ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद वंदना जी मैं आपसे जवाब लूंगा और यह समझना चाहूंगा कि क्या वाकई सरकार ने इतनी सारी योजनाएं जब शुरू की हैं तो उनका लाभ आखिर पहुंच क्यों नहीं पा रहा है। 30 सेकंड का ब्रेक, फौरन आपके पास हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। वंदना जी के पास चलूंगा, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। वंदना जी, आपने अभी बीजेपी की प्रवक्ता को सुना, एक जवाब आप वंदना जी। देखिए, धर्मांतरण का जो खेल हो रहा है, हम कुछ दिन पहले कांकेर में भी देखे थे कि कितना उसका जो रूप है विकराल हो चुका था। और ये सिर्फ धर्मांतरण की बात नहीं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है धर्म परिवर्तन के बाद, तो दफन और कफन के लिए भी लड़ाई हो रहा है। ये बात एक बहुत बड़ी सोचनीय विषय है। और ये लगातार जो मामले भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संज्ञान में था, लेकिन उचित समय में कार्रवाई नहीं करने के कारण ये जो मामले हैं वो मामले बढ़ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यदि मैं बात करूं तो आप देखिएगा कि अभी जो वर्तमान में जो खुफिया तंत्र है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाए हुए हैं। जैसे आपके माध्यम से मैं देख रही थी जो रिपोर्ट में आप बता रहे थे कि जो माइक्रो प्लांट होता है, जो एक मिनट मिनी जी, ऐसे में काम नहीं चलेगा, ऐसे में काम नहीं चलेगा सीधे। जो हर गांव के जो माइक्रो प्लांट जो डेटा था ये इनके पास होता है, तो सरकार के पास क्यों नहीं? आज आप देखेंगे कि जो किसान है उसके घर में छापेमार की कार्रवाई हो रही है कि किसानों के घर में कितना धान है या नहीं। तो ऐसे जो आश्रम है, अनाथालय में, उसमें छापेमार की कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या आपको नहीं पता है क्या कि आपकी सरकार में इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है? दूसरी बात, आप बोलते हैं कि कानून बना रहे हैं। भैया, कब कानून बनाएंगे? डबल इंजन की सरकार है, कुछ तो शर्म करो। देखिए, आज भी छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े आपराधिक घटनाएं होती है ना, उन सब का तार सूत्र आप देखेंगे तो कांग्रेस से ही जुड़ा रहता है। कांग्रेस के ही लोग हर आपराधिक घटना में पाएंगे। आज भी धर्मांतरण के खिलाफ मैंने कहा ना, अगर कोई जमीनी स्तर पर कार्रवाई करता अरे है तो मिनी जी, भाजपा की सरकार ये ही चाको है। जिसको आप लोगों ने गिरफ्तार किया, क्या ये कांग्रेस का आदमी है? क्या कैसी बातें कर रही है आप? देखिए, मैंने तो कहा ना, आज ये आरोप लगा रही है उस पे का। आप छत्तीसगढ़ की और भी जितने भी आपराधिक घटनाएं देखिए, धर्म के लिए, धर्मांतरण को लेकर के तो सरकार सजग है, ये हर पहलू में कार्रवाई कर रही है। हर तरीके से सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बंद हो, यहाँ की सभ्यता संस्कृति की सुरक्षा हो, यहाँ के लोगों की जो उनके पूजा पद्धति है उस पद्धति को नष्ट न किया जाए। हमारा पूरा छत्तीसगढ़, हमारा यहाँ के बस्तर और कानून क्यों नहीं बना पाते हैं? हमारे आदिवासी भाई बहन परेशान हो रहे हैं धर्मांतरण को लेकर के। तो सरकार उस एक एक व्यक्ति क्यों नहीं बना पा रहे? जिम्मेदार है कि उनकी सभ्यता संस्कृति की रक्षा हो। छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति के लिए सरकार जिम्मेदार है और एक एक व्यक्ति के लिए सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। जो भी इसके पीछे होगा, जो भी दोषी होगा, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। वंदना जी को सुन लेते हैं। मिनी जी, वंदना जी को सुन लेते हैं। वंदना जी, जवाब दीजिएगा। मिनी जी की बातों का बिल्कुल मैं समर्थन करती हूँ कि जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन करती हूँ। दूसरी बात, आप देखेंगे कि राजनांदगांव जिले की यदि बात करती हूँ मैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह का वो स्थल रहा है और लगातार वहां से जो जीत करके आते रहे। वर्तमान में बात करूं, वहीं के सांसद है, वहीं के विधायक हैं, लेकिन उसके ही जिले में इस तरह से इतनी बड़ी पैमाने पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था कि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। चाको जो अमेरिका से आकर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्मांतरण का खेल खेल रहा है, सरकार एजेंसी को पता नहीं चल रहा। ये तो कम से कम वह बहुत बढ़िया प्रश्न चिन्ह है सरकार के जो कार्य पर। आप समझ सकते हैं कि करोड़ों। ठीक है मिनी जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं ऋषि जी के पास जाऊंगा। देखिए, आज की डेट में कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रहा है, दोषियों को सजा मिल रही है। इनके समय में तो संरक्षण होता था। कितने दोषियों को सजा दिला दिए? एफआईआर दर्ज, कितने दोषियों को सजा दिला दिए? खेल चलता था। आज अगर
दीजिए, लिस्ट ठीक है। बता दीजिए कितने आपके दोषियों समय को तो सजा वो भी दिला नहीं दिया है, था, आपके समय तो कौन इसको सी बंद कानून कर दिया बना जाता, लिए, दबा दिया आप लिस्ट जाता। बता दीजिए ना। आपके ऐसे समय देखिए तो दबा हवा दिया हवाई में जाता, बात नहीं होती, संरक्षण हवा देने के हवाई लिए बात ऐसी नहीं होती। चीजें बाहर ही आप लोगों नहीं को आने दी लिस्ट जाती लेकर के थी। बैठना चाहिए यदि आपकी ठीक है सरकार वंदना जी, इस मिनी जी, धर्मांतरण ऋषि पर जी को कार्य सुन कर लेते रही हैं। ऋषि जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लेकिन कन्वर्जन हो रहा है और बड़े पैमाने पर अवैध कन्वर्जन हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि इसे रोका कैसे जाए। देखिए, रोकने के लिए मूल जो जानकारियां समझ में आती हैं कि एक शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीजों को लेकर सरकार पूरे गांव अंचल तक, और जो इस कृत्य में लगे हैं, धर्मांतरण के कृत्य में, तो ऐसे जो पादरी और नन अन्य प्रदेशों से आके जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का चिन्हांकन करके, चिन्हित करके उनकी जानकारी प्राप्त करें। और उनके आने का उद्देश्य क्या है? आज आप देखेंगे, आस्था के नाम पे हिंदू समाज अपनी आस्था को लेके मंदिर जाता है और मुसलमान अपने मस्जिदों में जाके जो भी करता है, मगर ये जो जितने भी क्रिश्चियन हैं, ये आस्था के नाम से धर्मांतरण करने के लिए हर घर में प्रार्थना जो करते हैं रविवार को, और वहां हिंदू समाज को बुला के, बहला फुसला के, उन्हें भ्रमित करके जो धर्मांतरण कर रहे हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए। सरकार कड़ी होगी। हर स्थान पे बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते, जहां पहुंचते हैं जानकारी लगती है, वहीं से यह पता चलता है। हम तो सिर्फ मात्र 10% ही जानकारी जुटा पा रहे हैं, मगर 90% जानकारियां अभी भी नहीं पता चल रही हैं। आज इतनी बड़ी चिंता का विषय है कि यह छत्तीसगढ़ शांति का टापू जाना जाता था, मगर इस छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल हो, चाहे लव जिहाद का खेल हो, चाहे बांग्लादेश घुसपैठ हो, चाहे रोहिंग्या घुसपैठ हो, जितने भी आप आउटर में देख लीजिए, जितने भी आउटरों में घर देखेंगे, सभी स्थानों पे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का चाहे हो और चाहे अन्य किसी चीजों में लिप्त, सरकार इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी। अब सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, शुभम आपसे मैं जानना चाहूंगा। अनम्यूट करिएगा शुभम, अनम्यूट करिएगा। शुभम अभी भी आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी जी हाँ, अब अपनी जी, बात सरकार को इस मामले में तो विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और साथ ही ऐसा कानून बनाना चाहिए, कठोर कानून बनाना चाहिए जैसा ये फल फूल ना सके। अब इसी मामले में लेते हैं, मात्र इसमें जो धारा लगाया गया है, छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के धारा है 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये ऐसा धारा है जिस मामले हिरासत में लिया गया, मामले मुचलका में या फिर मामले से छूट जाते हैं, और इस पर कठोर विधान नहीं है। मिनी पांडे जी, जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि हम बिल लेकर आएंगे, कानून बनाएंगे, वो कानून अमली जामा नहीं पहन पा रहा है, और यही वजह है कि ऐसे लोग अगर गिरफ्तार भी होते हैं तो बहुत जल्द रिहा हो जाते हैं, उन्हें जमानत मिल जाती है, कभी पुलिस से, कभी कोर्ट से। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कानून की एक एक बारीकियों को अच्छे से वो करके एनालाइज करके कानून बनाना चाहती है, उसकी तरफ लगी भी हुई है। पर बात यहाँ पे जागरूकता की भी है कि जो प्रलोभन के माध्यम से या किसी को बरगला फुसला के किया जा रहा है, गलत है। लोगों को जागरूक होने की भी आवश्यकता है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, समाज में ऐसे लोगों ठीक है, को आने 30 न दिया सेकेंड जाए। 30 तो सेकेंड बहुत वंदना राजपूत जी, एंड करना है प्लीज, 30 सेकेंड। देखिए आशीष जी, जनता तो जागरूक है, लेकिन वो जनता क्या करे जिससे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाता, उनके बच्चों को स्वास्थ्य के लिए उनको अस्पताल में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो मजबूरन ही उनके सामने बहुत सारी मजबूरी के सामने वो सर टिका देते हैं। क्योंकि वर्तमान के सरकार में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, और शराब की दुकानें खोल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता क्या करेगी? ठीक है, मुझे लगता है कि सरकार इसको लेकर एक मजबूत कदम उठाएगी। मिनी पांडे जी, इसी के साथ में डिबेट का अंत करूंगा, और जिस कानून को लाने की बात सरकार कह रही थी, जल्द से जल्द उस कानून को लेकर आया जाए।
ताकि छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। यह बेहद जरूरी है छत्तीसगढ़ की विरासत को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ की आदिवासी कम्युनिटी को बचाने के लिए यह बेहद जरूरी है और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में काम करेगी। आप सभी 4 खास मेहमान, ऋषि जी आपका, वंदना जी आपका, शुभम जी आपका और मिनी जी आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। अब चलते चलते आज का विचार, शब्द कम हो। जी हां, शब्द कम हो लेकिन सोच गहरी हो तो उसका असर भी ज्यादा होता है। शब्द कम हो लेकिन सोच गहरी हो तो उसका असर ज्यादा होता है। और वैसे भी बिहारी ने कहा है कि सत सैया से दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव घाव करे गंभीर। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होऊंगा रात 9 बजे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।